नाजरीन, मैं हूं शमीम जराजपुरी। खबरों नजर चैनल में आपका खैर मकदम है। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ के शिबली नेशनल पीजी कॉलेज से है। आज मुआरिखा 10 दिसंबर को शिबली नेशनल कॉलेज के शोबे इल्मी सियासियात के जेर एहतमाम एक रोजा आलमी यौम इंसानी हुकूक पर कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके कलीदी मुकर्रिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे इल्मी सियासियात के प्रोफेसर मोहम्मद मुहिबुल हक साहब रहे। सेमिनार की सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली ने की। दीगर मुकर्रिरीन में प्रोफेसर शिल्पा त्रिपाठी, सदर शोबे इल्मी सियासियात डीवी कॉलेज, और डॉक्टर नीतीश जायसवाल, सदर शोबे इल्म सियासियात श्री गांधी जी पीजी कॉलेज मालताड़ी ने भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। प्रोग्राम का आगाज उस्मानी सानी की तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसनाहा गुप्ता ने कलीदी मुकर्रिर प्रोफेसर मोहम्मद मुहिबुल हक को अपने हाथों से बनाई हुई तस्वीर पेश की। इस मौके पर कलीदी मुकर्रिर प्रोफेसर मोहम्मद मुहिबुल हक ने प्रोग्राम को यादगार बनाने के लिए शजरकारी की। बाद अज़ा शोबे इल्म सियासियात के सदर डॉक्टर शफीउज़्ज़मान ने मेहमानों का इस्तकबाल गुलदस्ता पेश करके किया और सेमिनार का मौजू बयान करते हुए कहा कि हुकूक माशरती जिंदगी की बुनियादी जरूरत है। इनके बगैर न तो फर्द अपनी शख्सियत को तरक्की दे सकता है और न ही माशरे के लिए मुफीद काम अंजाम दे सकता है। हुकूक के बगैर इंसानी जिंदगी के वजूद का तस्वुर मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि कौम आला तरीन मकसद फर्द की शख्सियत की तरक्की है। अमरीकी और फ्रांसीसी इनकलाबात के बाद इंसानी हुकूक के ऐलान के जरिए इंसान के अहम हुकूक को तस्लीम किया गया। इंसानी हुकूक महज एक नजरिया नहीं, बल्कि ये इंसानी जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, जिसके बगैर बावकार जिंदगी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। मेहमान मुकर्रर प्रोफेसर मोहम्मद मुहिबुल हक ने अपने खिताब में माशरती अखलाकी अक़दार के हवाले से मगरबी और हिंदुस्तानी तहजीब का मुआजना करते हुए कहा कि हमारी तहजीब में खानदान को मरकजी हैसियत दी जाती है। उनका मानना है कि इंसानी हुकूक सिर्फ इनफरादी आज़ादी तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें समाजी, इक्तसादी और सकाफती हुकूक में शामिल हैं। समाजी मसाइल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये किसी खास कौम या तबके का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए मुश्तरका और बुनियादी हुकूक हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम जरूरी है। उनका कहना था कि इंसानी हुकूक का दिन मनाने का मकसद सिर्फ दफात और हुकूक को किताबी तौर पर रट लेना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में इस तरह अपनाना है कि पूरे मुल्क में इंसानियत का पैगाम पहुंचे। आखिर में उन्होंने कहा कि हमें हुकूक को सब लोगों में उनकी जरूरत के मुताबिक मसावी तौर पर नाफिज करना चाहिए। डॉक्टर अलाउद्दीन खान ने अपने खिताब में कहा कि आज का दिन हमें इस बात की तरगीब देता है कि हमें एक मुनसिफाना और मसावात पर मबनी माशरे की जानिब कदम बढ़ाएं, जहाँ पर हर फर्द को आज़ादी, मसावात और इज्जत हासिल हो। हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम किसी भी शक्ल में तफरीक, जुल्म और अदम मसावात के खिलाफ खड़े होंगे, ताकि हमारा माशरा हर शख्स के लिए महफूज और खुशहाल हो। दीगर मुकर्रिरीन में डॉक्टर नीतीश जायसवाल ने मसावात पर जोर देते हुए कहा कि जज्बात ही इंसान को एक दूसरे से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ औकात कानून भी नाइंसाफी करता है, इसलिए तमाम इनकलाबात नाइंसाफी के खिलाफ हुए हैं। प्रोफेसर शिल्पा त्रिपाठी ने समाजी इंसाफ और मसावात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि सच्चाई एक ही होती है, और अगर तमाम अफराद सच्चाई के मुताबिक चलने लगे तो हमें आदमी मसावात और हुकूक की बात नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक अखलाकी फरीज़ा नहीं, बल्कि ये माशरे की खुशहाली और अमन के लिए भी जरूरी है। तकनीकी इजलास की निजामत डॉक्टर जफर आलम ने की, जिसमें तलबा व तालिबात ने डिजिटल दौर में इंसानी हुकूक के मौजू पर पैनल डिस्कशन की। इसमें परांजलि सिंह, प्रिंस कुमार मौर्य, शमा अफरोज, सुषमा पांडे, फलक तबरेज, रुचि मौर्य और कल्पना यादव शामिल थीं। दूसरे पैनल डिस्कशन में समाजी इंसाफ मसावात पर प्रोफेसर शिल्पा त्रिपाठी, डॉक्टर नीतीश जायसवाल, डॉक्टर अलाउद्दीन खां, डॉक्टर शफीउज़्ज़मान, डॉक्टर जफर आलम और डॉक्टर शफकत उस्मानी ने अपने ख्यालात पेश किए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सियासियात के शोबे पोस्ट ग्रेजुएट के तमाम तलबा व तालिबात का भरपूर ताउन रहा, जिनमें खुसूसी तौर पर दीपा शक्ति कुमार गौतम, मोहम्मद सरफराज, परांजलि सिंह, समरीन खातून, आकाश सोनी, अनुपमा मिश्रा, निर्मला सिंह, फाखरा नदीम, प्रज्ञा मिश्रा, प्रियंका यादव, नेहा गुप्ता, प्रिंस कुमार मौर्य, शाहिबा खातून, शमा अफरोज, अखिल हरद्वार यादव, रेशम अफरोज, अक्षय गुप्ता, अनिल चौरसिया, प्रिया जायसवाल, सुषमा पांडे, आलोक शर्मा, मोहम्मद फैज, शशि शर्मा, शिवांगी सिंह, मोहम्मद आजम, संजय प्रजापति, ऐश्वर्या वर्मा, अल्फिया नईम, गुलाम रसूल वगैरह की मौजूदगी और ताउन काबिल सताइश रही। अपने सदारती खिताब में प्रिंसिपल प्रोफेसर अफसर अली ने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए शोबे को
इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद के लिए मजीद हौसला अफजाई की। आखिर में डॉक्टर जफर आलम ने शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम की कामयाब निजामत डॉक्टर शफीउज्जमा और डॉक्टर जफर आलम ने की, जो इस सेमिनार के कन्वीनर थे। सेमिनार में मौजूद हाजरीन को खिताब करते हुए प्रोफेसर मोहम्मद मुहिबुल हक ने अपने जिन ख्यालात का इजहार फरमाया है, आइए आपके सामने पेश करते हैं। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, खास करके द गर्ल्स मस्ट नो व्हाट कंट्रीब्यूशन वी हैव गिवन। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन बाय हांसा मेहता। She has been a parliamentarian also. Our Hansa Mehta rose up and she said that, Madam Chairperson, I think the language that has been used in the UDHR is not gender inclusive. If all men are born equal, what about women? They are not born free and equal. So that is why on her intervention only you will find that the language was changed. And finally it came up as all human beings are born free and equal. So, we also should take credit for, making this document, which is the most cited document of the United Nations. कि उसमें जो जेंडर इंक्लूसिविटी आई वो हमारी इंटरवेंशन से आए, तो इस बात पे आपको ताली बजाना चाहिए अपनी कंट्री के लिए। अब अगर आप इस यूडीएचआर को देखें, ये दुनिया में सबसे ज्यादा साइट किया जाने वाला यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट है। हालांकि ये डिक्लेरेशन है, ये कोई कॉवेनेंट या ट्रीटी नहीं है, इसके कोई बाइंडिंग इंप्लीकेशंस नहीं है, इसमें कोई इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी नहीं है। उसके बावजूद दुनिया में जो सबसे ज्यादा साइट किया गया कोई यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट वो यूडीएचआर है, जिसको आज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरी अहम बात आप यही याद रखिए कि दुनिया में जो डॉक्यूमेंट यूनाइटेड नेशंस का सबसे ज्यादा ट्रांसलेट हुआ है सारी लैंग्वेजेस में, दुनिया के तकरीबन मोर देन 500 लैंग्वेजेस में, वो यही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। और यूएन चार्टर और यूडीएचआर को साथ साथ तमाम ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज में कोट किया जाता है। जितने भी यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक 100 से ज्यादा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज, कन्वेंशंस या डिक्लेरेशन अडॉप्ट किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा साइट यूडीएचआर को किया जाता है। इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अगर आप देखें प्रोविजन से हट करके, इसमें एक प्रियम्बल है जो प्रियम्बल पढ़ने के लायक है, आप सबको पढ़ना चाहिए, और उसके 30 आर्टिकल्स हैं। इसकी जो सबसे अहम बात यह है कि देखिए 1948 में अडॉप्ट किया जा रहा है, और 1948 का वर्ल्ड कैसा है? 1948 का वर्ल्ड ऐसा है कि जिसमें दो ब्लॉक्स हैं वर्ल्ड में। एक तरफ कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, दूसरी तरफ सोशलिस्ट ब्लॉक है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने ब्लॉक को लीड करता हुआ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा है, दूसरी तरफ आप जानते हैं मार्क्सिस्ट थिंकर्स ये कहते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स इज द बुर्जुआ नोशन, इट्स अ वेस्टर्न आइडिया। एंड जहां भी मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स आप पढ़ने की कोशिश करते होंगे, उसमें कहा जाता है कि देयर इज नथिंग लाइक मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स। जब आप ये कहते हैं तो उस जमाने में कंसेंसस बनाना, जब मार्शल प्लान ट्रूमन डॉक्ट्रिन अमेरिका इंट्रोड्यूस कर रहा था, जब अमेरिका मार्क्सिज्म को एक कर्स बता रहा था ह्यूमैनिटी के लिए और कैपिटलिज्म को सोवियत यूनियन ने कर्स बता रहा था पूरी दुनिया में, तो उस वक्त एक कंसेंसस बनाना जिसपे दोनों ब्लॉक एग्री कर जाएं, और साथ ही साथ जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया और बाकी, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग अंडर द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसमें डायलॉग, डिस्कशन, डेलिब्रेशंस के जरिए कंसेंसस बनाया गया। और इस कंसेंसस को बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि अगर आप देखें तो इसके जो 30 आर्टिकल्स में द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैव बीन आल्सो इंक्लूडेड। The student must know what are the first generation of human rights. They are civil and political rights. They are called first generation of human rights. So if you see the articles of the UDHR, तो सब में पहले सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात की गई है, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, ये सारी बातें की गई। एंड दीज आर व्हाट वी कॉल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड दे आर फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स। After that, you will find socio-economic rights and cultural rights have been also included. They are called second generation human rights. और उसमें सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल राइट्स की बात की गई, जैसे इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, मेन एंड वुमेन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये सारी बातें की गई हैं।
तो अल्टीमेटली इस लिहाज से ये जो बेस्ट एग्जांपल किस चीज का है, कंसेंसस बिल्डिंग का, और इससे हमें ये पता चलता है कि डायलॉग, इफ दैट इज गिवन चांस, देन वॉर्स कैन बी, wars can be minimized in the world. Disputes can be resolved in the world through discussion and deliberations. So that is why this is also one of the best examples. अब अगर यहां से आगे बढ़े तो इसके बाद जो UDHR अडॉप्ट हुआ, तो इसके बाद दो बाइंडिंग ट्रीटी यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट की, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। वो जिसका एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन है इसी UDHR का। और इन जब तीनों ट्रीटीज को आप मिला देते हैं, यानी UDHR प्लस ICCPR प्लस ICSCR, सो इट बिकम्स इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। इसको कहते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। आई एम सॉरी टू द टीचर्स, मैं स्टूडेंट से ज्यादा बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा कोई बहुत स्कॉलरली बात नहीं कर रहा हूं। तो इसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि ये UDHR है, इसको मिसेस रूजवेल्ट ने, जो चेयरपर्सन थी, उन्होंने कहा था कि इट इज मैग्ना कार्टा ऑफ मैनकाइंड। आपसे नेट JRF और डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये फैक्ट्स याद रखिए। तो इसको कहा गया था मैग्ना कार्टा ऑफ मैनकाइंड, इस UDHR को। अब यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रॉब्लम्स और इसके क्रिटिसिज्म क्या है, और आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में जो डिबेट है, या पूरी जो जिसे कहते हैं ग्लोबल साउथ में डिबेट है ह्यूमन राइट्स पे, ये बात कही जा रही है कि दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स का डिस्कोर्स है ये वेस्ट सेंट्रिक है, या ये यूरो सेंट्रिक आइडिया है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन था और उन लोगों ने अपने डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल वगैरह की बात की, लेकिन जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है इसको एड्रेस नहीं किया। और नतीजे के तौर पर जो ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज हमारे सामने आती हैं, वो हमारे लिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं, क्योंकि हमारे जो कल्चरल वैल्यूज हैं या हमारे जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, वो उससे कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसी में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इज समथिंग दैट इज डिस्प्यूटेड बाय मेनी कंट्रीज, एंड दे से दैट वी कैन नॉट ग्रांटी freedom of conscience because it is going to create local problem. Many freedom that cannot be enjoyed, because there are countries who are saying freedom cannot be taken as, or liberty cannot be taken as charter of or a license. It is a charter of freedom, no problem, but it is not a license to do whatever one wants. इसका मतलब ये नहीं होता है कि इतनी फ्रीडम हो कि जो भी चाहे वो करे। और आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है ह्यूमन राइट्स का, उसमें लिबर्टी को दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक नेगेटिव लिबर्टी और एक पॉजिटिव लिबर्टी। और जॉन स्टुअर्ट मिल को कहा जाता है कि चैंपियन ऑफ लिबर्टी है, लेकिन स्कॉलर्स ने कहा कि ही वाज नॉट अ चैंपियन ऑफ लिबर्टी, रादर ही वाज अ प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। एम्प्टी लिबर्टी क्यों? कि अल्टीमेटली एक तरफ तो वो आजादी पूरी देते हैं इंडिविजुअल को, नेगेटिव लिबर्टी देते हैं, और दूसरी तरफ स्टेट इंटरवेंशन की गुंजाइश भी बनाते हैं। और आप जानते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो है उसमें कहते हैं कि कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट इंटरवीन कर सकता है। अब प्रॉब्लम देखिए कहां पे आती है, हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज से टकराव कहां पे होता है। द वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट में प्रॉब्लम यह है कि वो इंडिविजुअल को यूनिट मानते हैं सोसाइटी का, एंड दे डोंट टेक इनटू अकाउंट दैट द फैमिली इज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन है, खास करके जैसे इंडिया या पूरे आप ईस्टर्न और अफ्रीकन सिविलाइजेशन में जाइएगा, तो फैमिली इज द मेन इंस्टीट्यूशन। We don't identify individual away from in isolation from the family. Family is very important. इसलिए हमारे यहाँ ओल्ड एज होम की इतनी तादाद नहीं होती। ओल्ड एज होम में अगर कोई अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर रखे तो यहाँ पे ये टैबू बन जाएगा और तमाम सोसाइटी उसको कंडेम करेगी। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन में बहुत ही आम सी बात है कि बूढ़े लोग ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई अपने माँ बाप को बुढ़ापे में ले जाकर ओल्ड एज होम में रख दे तो उसे खराब समझा जाएगा। ये बर्डन नहीं है, बल्कि उनका आपको सपोर्ट चाहिए होता है। और यही वजह है कि बूढ़े माँ बाप भी हो जाते हैं तो हमारे यहाँ बच्चा कर्ज लेकर इलाज कराना चाहे लेकिन उनको बचाने की कोशिश करता है। तो ये हमारे अपने वैल्यूज हैं। अब टकराव कहां पे होता है? जब आपने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में सारी आजादी दे दी तो बेस्ट यानी जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ या बेस्ट फॉर्म ऑफ उनके मुताबिक जो एग्जाम्पल हो सकता है लिबर्टी का, फॉर एग्जाम्पल कमिटिंग सुसाइड, माई लाइफ, तो मैं अपनी लाइफ ले रहा हूं तो इसमें क्या है? बट इट इज अ पनिशेबल क्राइम। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ पनिशेबल क्राइम। डज इट मीन दैट सिंस इट इज अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन तो हम सुसाइड की इजाजत देने?
शराब पीने की आजादी पूरी है भाई, कोई आदमी अगर पी रहा है उसकी अपनी सेहत बर्बाद हो रही है तो आप कहेंगे साहब शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है। बट उसको जब आप इंडिविजुअल के तौर पे देखेंगे, आइसोलेशन में देखेंगे अपनी सोसाइटी से और फैमिली से, तो ठीक है जो कर रहा है वो ठीक है। बट यू नो दैट इफ अ पर्सन इज गोइंग टू कमिट सुसाइड, हम उस तरह से देखेंगे वो किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का हस्बैंड होगा, तो अल्टीमेटली हम सिर्फ उसको नहीं देखेंगे। ये तो बहुत ही आसान सी बात है कि उसने सुसाइड कर ली, लेकिन पीछे जो उसके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके बूढ़े मां बाप हैं, तो सुसाइड को तो इनकरेज हम नहीं कर सकते ना। इसलिए कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन तो है, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट सोसाइटी। सिमिलरली अगर कोई शराब और जुए का आदी है तो वो हो सकता है कि घर में एक कमाने वाला हो और शराब और जुए में वो पड़ गया तो पूरी अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली शराब और अल्कोहल पे अगर पाबंदी लगाई जाती है या उसको कंट्रोल करने की सरकार कोशिश करती है, इसलिए करती है कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं है। इस सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन को, एवरी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन इन इन द फाइनल एनालिसिस विल बिकम द अदर रिगार्डिंग एक्शन, एंड देयरफॉर द रेगुलेशन ऑफ द स्टेट और द रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी इज रिक्वायर्ड। अब इसकी प्रॉब्लम कहां से आई? आपने अक्सर सुना होगा कि जो पैरामीटर सेट करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमारी कंट्री उसमें उस इंडेक्स में बहुत अच्छी नहीं आती। उसकी वजह यह है कि द पैरामीटर इज वेस्टर्न एंड इट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द ईस्टर्न कंट्रीज और ग्लोबल साउथ पे। तो वो पैरामीटर्स अगर आप जब सेट करके हमें अप्लाई करेंगे तो हमारे यहां प्रॉब्लम होगी। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा आजकल जो जनरेशन ऑफ राइट्स, जनरेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स है, उसमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन तो आप जानते हैं। देयर इज थर्ड जनरेशन राइट्स। थर्ड जनरेशन राइट्स का मतलब होता है ग्रुप राइट्स, जैसे राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, एनवायरमेंटल राइट्स, इसको थर्ड जनरेशन राइट्स कहते हैं। आजकल फोर्थ जनरेशन राइट्स का भी कॉन्सेप्ट आया। डू यू नो व्हाट इज फोर्थ जनरेशन राइट्स? टेक्नोलॉजी ओवरलैपिंग है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक प्रॉब्लम आ रही है और वो है सेक्सुअल माइनॉरिटीज। द सेक्सुअल माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम क्या है? थर्ड और फोर्थ जनरेशन की ओवरलैपिंग यहां पे होती है। सेक्सुअल माइनॉरिटीज लाइक LGBTQ++. India is a civilization where the Supreme Court of India has gone to do one thing, that it has decriminalized live-in relation, but it does not recognize the solemnization of marriage between the couples on this. तो लिव इन रिलेशन तो लेजिटिमाइज कर देता है। इसी तरह से लेस्बियन एंड गे मैरिजेस को इंडिया ने रिकॉग्नाइज उस तरह से किया कि डीक्रिमिनलाइज तो किया, बट इसको शादी नहीं हो सकती, आप रह सकते हैं एक साथ, उसको सोलेमनाइज नहीं किया इंडिया ने। अब मान लिया कि इंडिया ने इसको डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया, लेकिन यानी लेस्बियन एंड गे मैरिजेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो वेस्टर्न पैरामीटर्स आप देखेंगे तो दिस इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बट हमारे अपने पैरामीटर से देखेंगे तो दिस इज समथिंग दैट सोसाइटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। बहुत पढ़े लिखे लोगों को, हाँ भी अगर कोई यानी अ लेडी एंड अ जेंटलमैन कम्स एंड सेज दैट वी वांट टू लिव टुगेदर, आप पूछेंगे आप कौन है, आपका रिश्ता क्या है? भाई बहन है, बाप बेटी है, मियां बीवी है। इसके अलावा कोई रिश्ता सोसाइटी में आमतौर पर इंडियन सोसाइटी में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो रेंट पे रूम नहीं देंगे अगर वो दो हैं और आपस के बीच में उनकी शादी, अगर शादी के मंडप में फेरे नहीं लिए हैं या काजी ने निकाह नहीं पढ़ाया, तो उस रिलेशन को हम नहीं रिकॉग्नाइज करते, हमारी सोसाइटी में नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता। तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम आती है कि जब वेस्टर्न पैरामीटर आप अडॉप्ट करेंगे और इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन में देखेंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। तो हमारी कंट्रीज यानी जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि ऑल राइट्स आर नॉट यूनिवर्सल। देयर आर मेनी राइट्स, दे मे बी यूनिवर्सल, फॉर एग्जांपल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू फ्रीडम, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम राइट, दे आर कल्चर स्पेसिफिक and they cannot be seen or they cannot be implemented in isolation from the cultural practices of the different societies. तो हमारी cultural practices उससे अलग हैं। जब इन बातों की रोशनी में हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जो यूरोसेंट्रिक डिस्कोर्स है ह्यूमन राइट्स का, या जो वेस्टर्न पैराडाइम ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो डिस्कोर्स है, उसको डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने, इस्लामिक सिविलाइजेशन ने, इंडियन सिविलाइजेशन ने, अफ्रीकन सिविलाइजेशन ने चैलेंज किया। और वो चैलेंज करते हैं इसलिए हम रिजर्वेशन शो करते हैं कि मानिए कोई ट्रीटी है ह्यूमन राइट्स की, तो उसमें हमारे रिजर्वेशंस होते हैं कि वी एक्सेप्ट दिस ट्रीटी, वी आर अ पार्टी टू दिस, बट देयर आर मेनी प्रोविजन दैट वी कैन नॉट इंप्लीमेंट। और ये राइट द ट्रीटीज देमसेल्व्स हैव गिवन टू द कंट्रीज। सो देयरफॉर वी कैन नॉट एक्सेप्ट द वेस्टर्न पैरामीटर ऑफ जजिंग अस। That is one thing that we must remember today. And if you try to assert your own cultural rights, as Indian,
as Asian, as African, as Latin American. That is also an assertion that has been promoted by the United Nations itself, because the United Nations also recognizes the diversity in the world. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, 2-3 इश्यूज मैं आपके सामने और डिस्कस करता हूं, फिर बात अपनी खत्म करता हूं. अगर आपको कुछ पूछना होगा तो प्रिंसिपल साहब इजाजत दें तो आप सवाल भी कर सकते हैं. You must be thinking that I am not referring to the colossal violation of human rights that is taking place in the different parts of the world. For example, what is happening in Gaza, what is happening in Lebanon, or what is happening in many other parts in our own country or anywhere. So, first of all, you see that one debate that today people are talking about environmental rights. And we are saying that global warming, climate change, ozone depletion, that is all leading to what is called heating up of our planet, because of which there is a danger that nothing will survive on this planet. So therefore we must do something, और इसके लिए हम कहते हैं कि anthropogenic activities, यानी what we call human activities are responsible for this. So therefore जो ये anthropogenic activities हैं, अगर इन पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसी बढ़ती रहेगी और अल्टीमेटली ये जो प्लैनेट है हमारा पूरा, ये रहने के लायक नहीं रह जाएगा. और उसके एग्जांपल्स आपके सामने आने लगे हैं, मैनिफेस्टेशन सामने आने लगे हैं. दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो पॉल्यूशन का लेवल है, यानी जो सिटीज आर बिकमिंग गैस चैम्बर्स. एक जमाना आप जानते हैं कि पानी जो है, पानी और हवा, ये जो कुदरत की गिफ्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सबको, अब पानी भी आपको खरीद के पीना पड़ता है. पानी कौन खरीद सकता है? हिंदुस्तान की क्या 90% पॉपुलेशन बिस्लरी वाटर पी सकती है या प्यूरिफायर अपने घर में लगा सकती है? नहीं लगा सकती है. तो हम पानी, हिंदुस्तान की 10% पॉपुलेशन अपने घर में प्यूरिफायर लगा लेती है, हमारा मिलना जुलना उठना बैठना उनके बीच में होता है, तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा है. डू यू नो देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर द पीपल आर ड्रिंकिंग वाटर दैट इज फुल ऑफ आर्सेनिक पॉइजन एंड दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ विच. सिमिलरली आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है. हम सब ह्यूमन राइट्स की आज बात कर रहे हैं. वेयर इज आवर सेंसिटाइजेशन? Don't you think that those who are using air conditions and those who are having AC cars, AC houses, we all are culprit. We are also environmental terrorists. Environmental terrorists इसलिए कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है. एक अगर आपके पास कार है तो उसमें एक एसी है, आप सड़क पे चले जा रहे हैं, पीछे एक आदमी साइकिल से चला रहा है या पैदल चला रहा है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में या ग्रीन हाउस गैस एमिशन में. हमारी कार से निकली हुई हीट उसको अफेक्ट कर रही है. हमारी कार से निकली हुई ग्रीन हाउस गैस एमिशन उस पैदल चलने वाले गरीब इंसान को अफेक्ट कर रही है. लेकिन हमारा जो अपना स्पेस है उसको बहुत ही कंफर्टेबल और कॉजी बना रही है. हम एयर कंडीशन कार में 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए आराम से जा रहे हैं, कोई खबर नहीं बाहर क्या है. और बाहर बैठा हुआ आदमी जो साइकिल चला के आ रहा, जो पैदल चला, पसीने से शराब हो रहा है, और उस पर से हमारी जो हीट है वो भी जनरेट हो रही. ये इस बार की जो थीम है वो राइट टू इक्वालिटी पे ही एम्फेसाइज इसीलिए करती है, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की थीम है, इसलिए याद रखिए. तो अल्टीमेटली ये अनइक्वल वर्ल्ड में एक तरफ हम अपने घर में, मान लिया कि हम एसी लगाते हैं, हर आदमी 2-3 एसी अपने घर में रखता है आजकल. तो अगर 2-3 कमरों में आपके यहाँ एसी लगा हुआ है, हो सकता है आपके पड़ोस में जो इंसान है उसके घर में एसी नहीं है. आपका अपना स्पेस बहुत ही कंफर्टेबल बन गया उसकी वजह से. 3 कमरे में टेम्परेचर आपने 20 डिग्री का मेंटेन कर लिया, जब बाहर 45 डिग्री है, और बगल में गरीब की झोपड़ी में आपने जो हीट जनरेट की उसका 45 बढ़कर के 50 पहुंच गया है. वो यानी जिस चीज का फायदा वो नहीं उठा पा रहा उस एसी का, लेकिन उसका नुकसान वो उठा रहा है. ये है यानी ये जो अनइक्वल वर्ल्ड है, ये है एग्जैक्टली हमारे सामने. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू गेट सेंसिटाइज्ड. So यही वजह है कि we have to get sensitized, and that is why the celebration or observance, I am not going to fight on this particular term whether we are observing human rights or celebrating human rights, because of which we have to observe this human rights day so that we get sensitized. Most of the time I share a story wherever I go, because जब हम लोग अपने स्पेसेस में रहते हैं तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, मिलियंस ऑफ पीपल रादर, सेक्टर, डेली वेज अर्नर्स,
जिनके सर्विस प्रोटेक्शन नहीं होता, वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, मान लिया ऊपर से ईंट गिर गई उनके सर पे, वो इनका इंतकाल हो गया, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उनके बच्चे कहां जाएंगे, क्या जाएंगे, कोई सरकार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में डेथ के बाद बहुत सारी चीजें हैं, नौकरी मिल जाती है, ये हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूर होते हैं, चौराहों पे खड़े होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्टर्स आके ले जाते हैं बुला करके। और जो आजकल जो लिटरेचर डेवलप हो रहा है उसमें चौराहों पे खड़े हुए इन मजदूरों को सेक्स वर्कर्स से भी कंपेयर करने लगे हैं जो लिटरेचर के लोग हैं, कि जैसे दे आर सेलिंग देयर लेबर एंड अदर्स द सेक्स वर्कर्स आर देयर सेलिंग देयर बॉडीज। सो अल्टीमेटली ये अपना लेबर सेल करने के लिए चौराहों पे खड़े होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं डेली वेजेस एक्ट का वायलेशन करते हुए, चूंकि कॉन्ट्रैक्टर्स आर इन ए पोजीशन टू एक्सप्लॉइट देयर डिपेंडेंसीज। 500 लोग खड़े हुए हैं, 300 लोग उस दिन काम पे जाएंगे, 200 लोगों को वापस जाना है। उन 200 लोगों को आप देखिएगा, ये 500 लोग जो खड़े होते हैं, कभी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, देखिएगा तो उनके छोटा सा टिफिन बॉक्स भी होगा, उसमें गरीबों के जिस तरह के खाने होते हैं वो खाने भी होंगे जो अलाउ करता है उनका जेब जो अलाउ करती है। उसमें हो सकता है कि रोटी और नमक और प्याज हो खाने के नाम पे, जो वो 4 घंटे काम करने के बाद थोड़ी देर ठंडा पानी पी करके और फिर वो खा करके दोबारा काम करेगा उसी से। और वो घर से उसकी बीवी बना के देती है ये सोच करके, या बेटी बना के देती है कि हमारा बाप फिर शाम में वापस आएगा काम करके तो आटा चावल दाल लेके आएगा तो उससे खाना बनेगा। कभी कभी वो बगैर काम के वापस जाता है तो समझिए उनके घर में शायद फाका होगा या कुछ और, जैसे भी खा के रह जाएंगे। ये बहुत बड़ी तादाद है हमारे हिंदुस्तान की। ये शाइनिंग इंडिया स्काई स्केपर्स जो स्पेस में बैठे हुए, सिर्फ इसको मत देखिए, ऐसे स्ट्रगलिंग लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर इन आवर कंट्री। तो अब ऐसी हालत में जो सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की मैं बात कर रहा था, राइट टू वोट वगैरह तो ठीक है, सबको है, वो भी वोट देंगे, उनके पास भी पॉलिटिकल पार्टी जाएंगे, लीडर्स जाएंगे, उनसे भी बातें करेंगे, फिर उसके बाद वो भूल जाएंगे वो। तो अल्टीमेटली ये जो सोशियो इकोनॉमिक राइट जिसकी बात हम कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ राइट, जिसमें राइट टू वर्क है, राइट टू अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, या मिनिमम वेजेस एक्ट है जिसके तहत, या 8 घंटे से ज्यादा किसी से काम नहीं ले सकते ये है, या अगर उनके साथ कोई जुल्म होता है तो उसके लिए लेबर कोर्ट वगैरह होने चाहिए। ये सारी चीजें अल्टीमेटली क्यों है? ये ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की वजह से। अदरवाइज 19वीं सेंचुरी में तो मजदूरों को 14 घंटे काम करना पड़ता था, उनके हॉलीडेज नहीं होते थे, सुपरवाइजर डंडे लगे खड़े होते थे उनके ऊपर, उनको रेस्ट करना मुश्किल होता था, तबीयत खराब हो गई तो उनके पैसे कट जाते थे। ये मेडिकल बेनिफिट वगैरह जो आप देखते हैं कि मेडिकल लीव ले लेंगे, ये सब नहीं था। मजदूरों के साथ ये भी था उस जमाने में कि अगर आप देखें कि जो औरतें हैं, औरत और मर्द को बराबर, जो कहते हैं ना वेजेस जो होने चाहिए बराबर होने चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, वो उस जमाने में औरतों को कम और मर्दों को ज्यादा वेजेस दी जाती थी, चूंकि औरतों को कमजोर समझा जाता फिजिकली। तो ऐसी हालत में आप देखिए कि ये पूरा एक मूवमेंट खड़ा हुआ, और अब आईएलओ का कन्वेंशन है, उसके वायलेशन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली वो एक पनिशेबल क्राइम होगा। यानी 8 घंटे से ज्यादा कोई अगर एम्प्लॉयर किसी से काम लेता है तो वो पनिशेबल क्राइम है। तो ये जो मजदूरों के राइट्स ये कहां से आ गए? अल्टीमेटली ये बिकॉज ऑफ द एक पूरा जो सोशलिस्ट मूवमेंट खड़ा हुआ पूरी दुनिया में, मजदूरों की प्लाइट को सामने लाया गया और फिर मजदूरों के राइट की बात की गई, तो ये मजदूरों को राइट मिला। अब इन मजदूरों से देखिए जो 14 घंटे जो मजदूर काम करता है, यानी जो आदमी सुबह जाए 6 बजे और रात में 8 बजे तक काम करता रहे, सुबह में यानी दिन में एक बार ब्रेक मिल जाए शायद खाने का, अब वो रात में जब घर आएगा तो उसकी क्या पोजीशन होगी? तो एक छोटी सी स्टोरी है कि एक मजदूर से किसी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? तो उसने कहा मेरे 3 बच्चे हैं। कहा बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? कहा कि मेरा एक बच्चा इतना बड़ा है, एक बच्चा इतना बड़ा है और एक बच्चा इतना बड़ा है। तो जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं वैसे ही सामने वाला भी मुस्कुराने लगा कि बच्चों को ऐसे नहीं बताते, बच्चों को बताते हैं इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो आपको ऐसे बताना चाहिए। उसने कहा कि साहब जब मैं काम करने जाता हूं तो मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, और जब मैं काम करके आता हूं तो सो चुके होते हैं। तो मैंने बच्चों को ऐसे नहीं देखा, ऐसे नहीं देखा, ऐसे नहीं देखा, मैंने सोए हुए हमेशा देखा है। आप समझिए कि एक बाप अपने बच्चों को चलता फिरता हंसता खेलता नहीं देख पा रहा है। ये थी मजदूर की फ्लाइट। आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, दीपावली पे 4-5 कपड़े बनवाते हैं, ईद पे 4-5 कपड़े बनवाते हैं, आप एक बार आइसक्रीम कहते हैं तो बाप दौड़ के जाकर के आइसक्रीम लाता है।
आपके लिए। ये भी बच्चे हैं जिनके बाप उनको बड़ा होता नहीं देख पाते, वो बड़े हो जाते हैं, बाप फिर मर जाता है और वो बच्चे भी अपने बाप का प्यार एंजॉय नहीं कर पाते। या हाउसमेट जो होती हैं, छोटे बच्चों को छोड़ करके दूसरे के घर पे छोटे बच्चों को नहीं संभाल रही होती हैं, अपने छोटे बच्चे को घर पे छोड़ के आके, बिकॉज ऑफ दैट दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इनइक्वालिटी की बात की जा रही है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। इक्वालिटी फॉर ऑल, दैट इज नीडेड। इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहां है फिर? वेर इज इक्वल अपॉर्चुनिटी? कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, बट यू थिंक a student who is studying in this kind of conditions, he is having that kind of opportunity that we have in this kind of spaces? आप तो एक बहुत अच्छे कॉलेज में, प्रीमियर कॉलेज में पढ़ रहे हैं ईस्टर्न यूपी के, क्या ऐसे ही सारी फैसिलिटीज हर जगह है? आपने आसपास कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश की है? ह्यूमन राइट्स जब आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं आज के दिन में, यही सेंसिटाइजेशन का नाम है कि यू गेट सेंसिटाइज्ड अबाउट द प्लाइट ऑफ अदर्स। महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ह्यूमन राइट्स? ही सेड, आई डोंट कंसिडर ह्यूमन राइट्स एज एनीथिंग, इट इज ओनली द ड्यूटीज दैट वी परफॉर्म। फिलॉसफिकल बात है, लेकिन इफ वी परफॉर्म, वी ऑल परफॉर्म आवर ड्यूटीज, ह्यूमन राइट्स विल बी टेकन केयर ऑफ। ड्यूटीज का मतलब क्या है? यानी आप दूसरों के ख्याल करें और सेंसिटिव रहे दूसरों के लिए भी, तो आप ह्यूमन राइट्स तो खुद ही सब प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो आज के जमाने में हम ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर। सो एवरी राइट हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो राइट्स के साथ जाती हैं, तो ओनली यू कैन नॉट क्लेम राइट्स ओनली, यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्शियस ऑफ योर ड्यूटीज। अगर आप ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते हैं तो राइट्स क्लेम करने का आपको कोई राइट नहीं है। ये जो हमारे ये पूरी दुनिया में जो आज ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और जिसकी वजह से आप देखिएगा बहुत सारी जगहों पे अखबार में लिख के आएगा ह्यूमन राइट्स वर ऑब्जर्व्ड, कुछ जगहों पे आएगा ह्यूमन राइट्स वर सेलिब्रेटेड। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट अ पर्सन इज। जो जर्नलिस्ट ऐसा होगा जो बहुत सेंसिटिव होगा, वो शायद सेलिब्रेटेड नहीं लिख करके ऑब्जर्व्ड लिखेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट इन द वर्ल्ड बिकॉज देयर इज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एवरीवेयर। हमारे यहां हम लोग जिस एनवायरमेंट में बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कि दिस इज अ सोसाइटी ऑफ अनइक्वल्स। जेंडर इनइक्वालिटी आप देखिए, स्टिल देयर इज अ लॉ, बट स्टिल वी हैव फीमेल फीटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड। या तो पेट के अंदर ही लड़की को मार देने की कोशिश करते हैं, या पैदा होने के बाद मार दिया जाता है। और बहुत ही ब्रूटल प्रैक्टिसेस हैं जिसको ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने हाईलाइट किया है। कुछ जगहों पे बच्ची को मारने के लिए जैसे बच्ची पैदा होती है उसके मुंह में नमक डाल देते हैं, आंखें कट जाती हैं, बच्ची मर जाती है। दिस इज द ब्रूटल प्रैक्टिस दैट इज देयर इन आवर कंट्री। कुछ जगहों पे धान डाल देते हैं जिससे एजेस बहुत शार्प होते हैं और बच्ची का गले में वो कट जाता है एंड शी ब्लीड्स प्रोफ्यूजली। कौन सी हम सिविलाइजेशन की और टॉलरेंट होने की बात करते हैं? हम अपनी बच्चियों को मार रहे हैं इस तरह से। सो देयरफॉर व्हेन दीज थिंग्स आर देयर, डॉरी के नाम पे हिंदुस्तान में, अगर डॉरी डेथ आप देखिए, कोई ऐसा दिन हिंदुस्तान में नहीं है 365 डेज में जिसमें 4 से कम डॉरी डेथ होती हो, और जिसमें जिंदा जलाया जाता है लड़की को, जिसको कहते हैं ब्राइड बर्निंग। एक बाप जिसकी 3 बच्चियां हैं, उसको अगर जिस दिन उसकी 3 बच्ची हो जाती है, वो बाप उसी दिन बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि वो 3 बच्चियों के लिए जहेज इकट्ठा करने लगता है उसी दिन से। और जब तक वो अपने सामने ये चाहता है कि हमारी आंख उस वक्त बंद हो कि हम अपनी बच्चियों को उनके घर रुखसत कर दें, और मां और बाप ये कहते हैं कि बेटा यहां वहां से तुम्हारी आरती उठेगी, और इसलिए बच्ची जुल्म बर्दाश्त करती रहती है कि माँ बाप के पास वापस जाएंगे तो हम बर्डन बन जाएंगे, और अल्टीमेटली मर भी जाती है बेचारी, कभी जला के मार दी जाती है, कभी जिंदा जला दी जाती है। ये सारी चीजें होती है। दिस इज आवर सिविलाइजेशन। हमारे कल्चर में ये होगा कि एक तरफ हम लड़की को पूछते हैं और दूसरी तरफ ऐसे जिंदा जला देते हैं। दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस सोसाइटी ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इसे कहते हैं। ये पैराडॉक्स है हमारी सोसाइटी का। सो देयरफॉर देयर आर मेनी पीपल हु से दैट देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। We can observe human rights because human rights are not protected in the society. अगर आप सेंसिटाइज होते हैं, और इसमें लड़कियों को भी सेंसिटाइज होना है, लड़कों को भी सेंसिटाइज होना है, इसलिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस ब्राइड बर्निंग में
ये पाया गया है जितने केसेस हुए हैं कि उसमें वुमेन देमसेल्फ आर इन्वॉल्व। अगर कोई लड़की यानी कोई औरत की plight नहीं समझती ultimately, so because of this, the observance of this kind of day is very important because it is also an occasion to sensitize all of us. सोसाइटी में जितने हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें हम देख नहीं पाते हैं। आपने इन्वायरमेंट की बात की, चाइना और इंडिया पे ये इल्जाम लगता है चूंकि दो दुनिया के मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया का आर्गुमेंट ये है कि डोंट टेक हमें वो समझना है कि हम बेवकूफ हैं। सो व्हाट आर इंटेलेक्चुअल्स आर डूइंग, दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग और फॉरेन मिनिस्टर्स और अदर्स, दे आर सेइंग डोंट थिंक दैट वी आर फूल, and that's why what you should do, that when you are talking about global warming you should take country into consideration, not the people into consideration. So India is a country of 1.4 billion. India cannot be compared with a country of 5 crore population. तो आप कहिएगा साहब इंग्लैंड जो है उसका जो कंट्रीब्यूशन है पॉल्यूशन में पूरी दुनिया में या ग्लोबल वार्मिंग में वो बहुत कम है और इंडिया का बहुत ज्यादा है या चाइना का बहुत ज्यादा, तो होगा ज्यादा। पहली बात तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, वी हैव बीन द विक्टिम ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। हमें जब टाइम मिला है तो हम अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चल रही हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तो होगा, लेकिन हमारा कंपैरिजन अमेरिका की पॉपुलेशन और यानी इंग्लैंड की और नीदरलैंड की पॉपुलेशन को सामने रख के होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज आवर डिस्कोर्स, वी से दैट द पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन शुड बी टेकन इनटू अ कंसिडरेशन, नॉट द कंट्री वाइज। पर पर्सन कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है ये आप देखिए, पर पर्सन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, पर पर्सन कितना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया में। तो आप कंट्री को देखेंगे, इंडिया को एक तरफ चाइना को एक तरफ कर दीजिए, तो ये तो 38% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो 38% कंट्रीब्यूशन है क्या इनका ग्लोबल वार्मिंग में? अगर उससे कम है तो इसका मतलब ये अच्छा कर रही है। बट स्टिल आई डोंट इनकरेज, इट डजंट मीन कि हमें एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, बट अल्टीमेटली ग्लोबल लेवल पे जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे सो देन वी विल डिफेंड आवर कंट्री। जब हम आउटसाइड जाएंगे तो हम अपनी कंट्री के केस को फाइट करेंगे, हम कहेंगे कि नो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन लीजिए। विद इन कंट्री जब हम बात करेंगे तो यकीनन जितनी हमारी कमजोरियां हम उसको हाईलाइट करेंगे, बट नॉट एट द ग्लोबल फोरम। ग्लोबल फोरम पे तो हमारी बात कुछ और होती है। तो अल्टीमेटली कीप इन माइंड स्टूडेंट्स दैट ये इस ग्लोबल वार्मिंग के जो पूरे इशू है, इन्वायरमेंटल का जो इश्यूज का पूरा डिबेट है, उसमें हमारा इंटेंशन हमारा जो इंटरवेंशन है बहुत ही इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, कीपिंग इन व्यू आवर ओन इंटरेस्ट एज वेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। लास्टली इसमें है जिसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का स्पेस है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, व्हाट काइंड ऑफ रोल वी कैन प्ले इन द सोसाइटी। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमारा रोल क्या हो सकता है इस पूरी सोसाइटी में ह्यूमन राइट्स के लिए। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सेंसिटाइज हो जाएं। आज की डेट में बहुत सारी हमारी अपनी कंट्री में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे राइट्स ऑफ वुमेन के लिए कोई काम करता है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए काम करता है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के लिए, राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए। हमारे यहाँ कमीशन भी ऐसे ही बने हुए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखता है, उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है। ये सारे कमीशन है, कमीशन चिल्ड्रन वगैरह सबके लिए, डिसेबल्ड पीपल के लिए। डिसेबल्ड नहीं, उनको कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड। डिसेबल्ड नहीं कहना है बिकॉज दे आर डिफरेंटली एबल। तो डिफरेंटली एबल पीपल के लिए हमारे यहाँ कमीशन है। अब इन तमाम चीजों में आप उनकी वर्कशॉप होती हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आप उनकी वेबसाइट देख करके आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छा काम करती हैं, तो जो अच्छी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्वाइन करें, दैट विल ऑल्सो ग्रो योर प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल अच्छा होगा और आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हांसा मेहता ने 1948 में कोई इंटरवेंशन यूनाइटेड नेशंस में किया था, तो आपके बीच में से भी कोई उठे ऐसा जो यूनाइटेड नेशंस में जाकर इंटरवेंशन करे और अपनी कंट्री का नाम रोशन करे। So she should become an inspiration for all of you.